राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाता है और ख़ास तौर से ये प्रश्न मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, यहाँ से आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सुसंगतता एवं ग्राह्यता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या सहविस्तारी हैं। बहुत हिट क्वेश्चन है ये, मुख्य परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का भी, मुख्य परीक्षा का भी, इंटरव्यू का भी अक्सर पूछा जाता है और इसका उत्तर किसी स्पष्ट धारा में आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। हम लोग सुसंगतता एवं ग्राह्यता पर चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे, ठीक है, केस लॉ भी यहाँ पे बताएंगे आपको। सबसे पहले चलते हैं जो लिखा हुआ है सुसंगतता एवं ग्राह्यता, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि ये प्रश्न किस धारा से रिलेट कर रहा है तो धारा 5 से आता है, ठीक है, धारा 5। लेकिन धारा 5 में भी कोई स्पष्ट इस तरह की बात नहीं की गई है। हाँ, धारा 5 पे मैं अगला वीडियो धारा 5 पे ही बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम पे पूरे ओवरऑल साक्ष्य विधि को मैंने समझाया है पहले और दूसरे भाग में, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। पूरे साक्ष्य विधि को उसमें मैंने समझाया है और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। अगर किसी बच्चे को क्लास में एडमिशन लेना है, रेगुलर उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके, ठीक है, अपनी क्लास ज्वाइन कर सकता है। 9161113061 पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की भी क्लास लगातार संचालित की जा रही है मुख्य परीक्षा के पर्पज से। तो आप मुख्य परीक्षा के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं कि हमें आंसर राइटिंग करना है या हमें आंसर राइटिंग सिखाया जाए, तो उसकी भी क्लास लगातार संचालित की जा रही है। लिखा हुआ है क्या सुसंगतता एवं ग्राह्यता यानी एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी, ठीक है, व्हेन एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी, ठीक है, कोएक्सटेंसिव, क्या सुसंगतता एवं ग्राह्यता सहविस्तारी हैं, ठीक है। सहविस्तारी मतलब एक ही दिशा में दोनों बातें लिखी हुई हैं, दोनों का एक ही सेंस है, एक ही दिशा में जाने की बात की जा रही है, या क्या दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब सेम है, ठीक है। तो स्पष्ट शब्दों में आप लोग समझिए कि सुसंगतता एवं ग्राह्यता ना तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ना ही सहविस्तारी हैं। ये दोनों दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, ये दोनों अलग अलग रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुसंगतता एवं ग्राह्यता, ठीक है, ब्रैकेट में दिया जाएगा, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के सहविस्तारी हैं, ना तो पर्यायवाची हैं ना सहविस्तारी हैं। उपरोक्त ए और बी सही है, ठीक। तो इसमें सही क्या होगा? तीसरा, कि ये ना तो सहविस्तारी हैं ना ही पर्यायवाची, ठीक। फिर क्या है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सुसंगतता का मतलब होता है, सुसंगतता यानी रिलेवेंसी का क्या मतलब है, रिलेवेंट का क्या मतलब होता है। सुसंगत का मतलब होता है ऐसा कोई तथ्य जो किसी विवाद को या तो सही ठहरा रहा हो या तो उसे गलत साबित कर रहा हो, उसी को हम सुसंगत तथ्य कहते हैं, ठीक है, वही सुसंगत होता है। जैसे एक विवाद है कि क्या क ने ख की हत्या की, ठीक, तो विवाद क्या है, हत्या हुआ है या नहीं, क ने हत्या किया है ख का कि नहीं, विवाद यही है। अब इसमें एक फैक्ट पेश किया जा रहा है, यानी कौन सा फैक्ट, जो इस घटना को या तो ना साबित करे या तो उसे साबित करे,
ठीक, जैसे ना साबित करने वाला एक तथ्य मैं पेश कर रहा हूं। अगर जिस समय ये का पे हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप मान लेते हैं लाहौर में लगाया जा रहा है। कहां पे? कि लाहौर में का ने खा की हत्या की। अगर ये एक तथ्य पेश किया जाए कि जिस समय का पर खा की लाहौर में हत्या करने का आरोप है, उस समय का उसी टाइम पे कलकत्ता में था। ठीक, तो अगर का उसी समय कलकत्ता में था, इसका मतलब कि भौतिक रूप से लाहौर में उसकी पहुंच संभव नहीं थी उस समय, अतः उसने ये अपराध नहीं किया होगा। तो ये फैक्ट क्या है? ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस घटना को अधिसंभाव्य बना रहा है कि का ने उसे किया है। तो उस घटना को का के द्वारा कारित किए जाने को अधिसंभाव्य बना रहा है। ठीक, तो ये फैक्ट क्या है? इसी को कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट, इसी को हम कहते हैं सुसंगत तथ्य। जैसे जिस समय लाहौर में का पे हत्या का आरोप लगाया गया, उसी समय लाहौर की वहां गलियों में का को भागते हुए तेजी से देखा गया। वहां पे उसे बंदूक खरीदते हुए 2 मिनट पहले देखा गया, 2 घंटे पहले चाकू खरीदते हुए उसे देखा गया। किसी दुकान पे सिगरेट पी रहा था, ये कहते हुए देखा गया कि आज हम पूरा प्रयास करेंगे अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए। तो उसे देखा जाना, उसे ये कहते हुए सुना जाना या बाद में भागते हुए देखा जाना, ये सब फैक्ट क्या हैं? ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो इस घटना को कारित किए जाने को अधिसंभाव्य बना रहे हैं कि का ने ही खा की हत्या की होगी। ऐसे तथ्यों को सुसंगत तथ्य कहते हैं। तो यहां है सुसंगतता। ठीक है, यानी सुसंगतता का मतलब यही है कि ऐसे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करते हों कि या तो वो सही होगा या गलत होगा, उसी को हम सुसंगत कहते हैं। और वो तथ्य जो अनुमान इंगित करता है उसी को सुसंगत तथ्य कहते हैं। ठीक, तो सुसंगतता एवं ग्राह्यता, सुसंगतता एवं ग्राह्यता दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। सुसंगतता का मतलब होता है कि किसी विवादक तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करने वाला तथ्य जो या तो उसे होने या उसके ना होने को दर्शित कर रहा हो। ग्राह्यता का मतलब न्यायालय से जुड़ा होता है कि जब कोर्ट किसी तथ्य को स्वीकार कर लेता है, किसी साक्ष्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसे कहते हैं ग्राह्य किया जाना। तो ग्राह्यता का मतलब न्यायालय के लिए यूज किया गया है। सुसंगतता का मतलब ऐसा तथ्य जो उस घटना के बारे में यानी उस विवाद के बारे में, ठीक है, अनुमान इंगित कर रहा हो उसके घटित होने या ना होने को। तो सुसंगतता और ग्राह्यता बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, कोई तथ्य ग्राह्य तभी होता है जब वो सुसंगत होता है। ठीक है, कोई तथ्य ग्राह्य तभी होता है जब सुसंगत होता है। इसीलिए कोर्ट की ये जिम्मेदारी रखी गई है 136 के पैरा 1 में। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये पैरा करके नहीं लिखा गया है, लेकिन आप पैरा 1 ही समझिए क्योंकि 136 3 पैरा में बटा हुआ है। पैरा 1 में लिखा गया है कि कोर्ट किसी तथ्य को ग्राह्य तभी करेगा जब वो सुसंगत हो। अगर वो तथ्य सुसंगत नहीं है तो कोर्ट उसे ग्राह्य करने से मना कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसे तथ्य जो सुसंगत नहीं है कोर्ट उन्हें ग्राह्य नहीं करेगा। इसीलिए हम ग्राह्य तथ्य के बारे में कहते हैं कि ग्राह्यता विधि के कठोर नियम के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि अगर कोई तथ्य सुसंगत नहीं है तो कोर्ट धारा 136 के पैरा 1 में उसे ग्राह्य करने से मना करने की शक्ति रखता है। बात समझ में आ गया? तो धारा 136 के पैरा 1 में न्यायालय को यह भी शक्ति दी गई है कि जब कोई पार्टी कोई तथ्य पेश करे तो कोर्ट उसको ग्राह्य करने से पहले पूछ सकता है कि यह किस रूप में सुसंगत है। क्योंकि सुसंगतता की जो लिस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है वो धारा 6 से 55 तक में बताया गया है। तो
धारा 6 से 55 तक में कोई तथ्य किस रूप में सुसंगत है, ये उस पार्टी से न्यायालय को पूछने की शक्ति मिली हुई है। और अगर वो पार्टी उसे बताती है कि साहब ये मृत्युकालिक कथन है, ये जो है रजिस्ट्रे का पार्ट है, ये एक संव्यवहार का भाग है, ये शिनाख्त परेड के रूप में है, ये जो है आचरण है उसका उसके सील के रूप में है, ये उसका मन की दशा है या उसके शरीर की दशा है, ये प्रसंग है, हेतु है, परिणाम है, ठीक है। यानी किसी भी रूप में, जिस रूप में यहाँ 6 से 55 में सुसंगत बताया गया है, वो कोई भी रूप जब बताएगा तभी कोर्ट उसे एडमिसिबल करेगा, यानी ग्राह्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो सुसंगत जो तथ्य सुसंगत होते हैं, सुसंगतता संभावना पे भी चलता है। सुसंगतता का नियम एक संभावना के नियम पे भी चलता है, विधि का कोई कठोर नियम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तथ्य बस इतना हो कि वो विवादक या सुसंगत तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित कर रहा हो तो वो सुसंगत माना जाता है। लेकिन ग्राह्य कोर्ट तभी करेगा जब वो रेलिवेंट हो। अगर रेलिवेंट नहीं है तो उसे ग्राह्य नहीं करेगी कोर्ट की, ये जिम्मेदारी भी है 136(1) में। क्योंकि साफ साफ धारा 5 में लिखा हुआ है कि किसी भी वाद या कार्रवाई में कोई भी विवादक तथ्य या ऐसे तथ्य जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है का ही साक्ष्य दिया जाएगा, किसी अन्य का नहीं। यानी साफ साफ धारा 5 में मना कर दिया गया कि किसी भी विवाद को साबित करने के लिए, किसी भी विवाद को साबित करने के लिए विवादक तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का जिन्हें धारा 6 से 55 में घोषित किया गया है का ही साक्ष्य दिया जाएगा, अन्य का नहीं दिया जाएगा। तो कोई अन्य तथ्य ना आने पाए 136 की उपधारा 1 में कोर्ट की जिम्मेदारी बना दी गई है कि आप उसे चेक करते रहिए कि जब पार्टी कोर्ट में गवाही देने आए या कोई साक्ष्य पेश करने आए तो वो सुसंगत विषयों से जुड़ा है या विवादक विषयों से जुड़ा है या नहीं। अगर नहीं जुड़ा है तो 136(1) में कोर्ट को उसे लेने से मना करने की पावर दी गई है। और अगर भूल बस गलती से कोई ऐसा तथ्य एडमिसिबल हो गया जिसे नहीं लिया जाना चाहिए था तो उसका प्रभाव अंतिम धारा में सेक्शन 167 में बताया गया है। अंतिम प्रभाव तो धारा 5, धारा 136(1) और धारा 167। धारा 5 कहती है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में विवादक या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना चाहिए, अन्यों का नहीं। अब प्रश्न ये है कि विवादक या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य आए कोर्ट में, वही आए, कुछ और ना आने पाए, इसको देखने की जिम्मेदारी कोर्ट को 136(1) में दिया गया। और अगर गलती से कुछ गलत आ गया, कोर्ट नहीं सावधानी बरत पाया, तो 167 में उसका प्रभाव बताया गया। प्रभाव ये बताया गया कि अगर कुल मिला के न्याय हो गया है, ठीक है, जस्टिस वहाँ फेल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो निर्णय मान्य हो जाएगा। 167 में बताया गया। फिर यहाँ पे आइए सुसंगतता एवं ग्राह्यता। तो सुसंगतता विधि के कठोर नियम पर नहीं आधारित होता है। सुसंगतता का उल्लेख धारा 6 से 55 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किया गया है। ग्राह्यता विधि के कठोर नियम पर आधारित होता है। कोई तथ्य ग्राह्य तब कहा जाता है जब कोर्ट उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि स्वीकार करने से पहले उसे सुसंगत होना जरूरी होता है। लेकिन अब यहाँ पे फिर एक चीज निकल के आएगा कि क्या प्रत्येक सुसंगत तथ्य ग्राह्य होता है या प्रत्येक ग्राह्य तथ्य सुसंगत होता है, ठीक। तो यहीं पे एक केस आता है राम बिहारी, ठीक है, राम बिहारी का केस इसी पे आता है कि राम बिहारी बनाम बिहार राज्य का केस है, ठीक है। राम बिहारी बनाम बिहार राज्य 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस राम बिहारी के केस में राम बिहारी बनाम बिहार राज्य 1998 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस केस में कहा गया कि सुसंगतता एवं ग्राह्यता एक दूसरे के ना तो पर्यायवाची हैं ना ही सहविस्तारी हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रत्येक सुसंगत तथ्य सामान्यतया ग्राह्य होता है और प्रत्येक ग्राह्य तथ्य सामान्यतया सुसंगत होता है, यानी जनरली शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका यह भी मतलब है
कि प्रत्येक सुसंगत तथ्य एब्सोल्यूट ग्राह्य नहीं होता है और ना ही प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एडमिसिबल फैक्ट रिलेवेंट होता है। यानी दोनों के प्रोवाइजो हैं, दोनों के अपवाद हैं, दोनों के एक्सेप्शन हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से ऐसे तथ्य हैं जो रिलेवेंट तो हैं लेकिन ग्राह्य नहीं हैं, और वो कौन से ऐसे तथ्य हैं जो एडमिसिबल तो हैं लेकिन रिलेवेंट नहीं है। ठीक, तो सुसंगत, जैसे आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 से लेकर के 131 तक ये विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ धारा है। ठीक, जैसे इसमें न्यायालय का विशेषाधिकार है 121 में, 122 में पत्नी का विशेषाधिकार है, 123 में राज्य का है, 124 में भी राज्य का है, 25 में मजिस्ट्रेट का है, ठीक है, 26 में क्लाइंट का विशेषाधिकार है। तो इस तरह से यहाँ विशेषाधिकार दिए गए हैं कि तो जो विशेषाधिकृत संसूचनाएं हैं या विशेषाधिकार हैं वो रेलिवेंट तो होते हैं लेकिन ग्राह्य नहीं होते हैं जब तक वो विशेषाधिकार समाप्त ना हो। तो अपवाद की श्रेणी में क्या आता है कि प्रत्येक सुसंगत तथ्य सामान्यतया ग्राह्य होता है लेकिन एब्सोल्यूटली ग्राह्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो विशेषाधिकार की श्रेणी में आ रहा है तो सुसंगत तो है लेकिन ग्राह्य नहीं है। कैसे? पति ने घटना के बारे में, जो अपराध किया उसके बारे में सारी कहानी पत्नी को बता दिया है, सारी कहानी अपने पत्नी को बता दिया है। तो पत्नी अगर गवाही जाके दे दे तो सीधे सीधे उसका मामला साबित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रेलिवेंट है कि नहीं? जो कुछ बताया कि मैं यहाँ गया, ऐसे ऐसे किया, कहानी मुझे बहुत परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारा, तो ये सब सीधे रेलिवेंट फैक्ट हैं कि नहीं है? तो जितने भी फैक्ट हैं सब रेलिवेंट हैं लेकिन क्योंकि वो विशेषाधिकार में आते हैं इसलिए ग्राह्य नहीं है। तो विशेषाधिकार यानी सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं। कब? जब वो विशेषाधिकार पे आते हों। लेकिन अगर विशेषाधिकार खत्म हो जाए यानी विशेषाधिकार वहाँ समाप्त हो जाए तब वो सुसंगत होने के साथ साथ ग्राह्य हो जाएंगे। इसी तरह से प्रत्येक ग्राह्य तथ्य सुसंगत भी नहीं होते हैं लेकिन सामान्यतया प्रत्येक ग्राह्य तथ्य यानी प्रत्येक एडमिसिबल फैक्ट, ठीक है, इज आल्सो रिलेवेंट फैक्ट, लेकिन एब्सोल्यूटली नहीं। जैसे विधिपूर्ण प्रश्न एक होता है, लॉफुल क्वेश्चन, ठीक है, तो जो लॉफुल क्वेश्चन होते हैं, लॉफुल फैक्ट पूछे जाते हैं खास तौर से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे चरित्र पे सील लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाले प्रश्न, उसकी सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न, उसकी विश्वसनीयता को चेक करने वाले प्रश्न, ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा, ठीक है, फैक्टिनिसो या रिलेवेंट नहीं होते हैं, वो लॉफुल क्वेश्चन होते हैं। तो लॉफुल क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट और रिलेवेंट भी हों, सुसंगत भी हों, ये जरूरी नहीं है। तो हैं तो ग्राह्य, विधिपूर्ण तथ्य भी ग्राह्य होते हैं लेकिन वो सुसंगत हों ये जरूरी नहीं है। तो विधिपूर्ण प्रश्न कहाँ पूछा जाता है? विधिपूर्ण प्रश्न पूछने की छूट सेक्शन 146 में दिया गया है, ठीक है, विधिपूर्ण प्रश्न पूछने की छूट 146 में दिया गया है। और वो विधिपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया है वो जरूरी नहीं सुसंगत भी हो लेकिन एडमिसिबल होता है। ठीक, कब वो, हाँ, अगर वो सुसंगत भी है, अगर वो विधिपूर्ण प्रश्न, देखिए विधिपूर्ण प्रश्न सुसंगत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुसंगत नहीं होते हैं, लेकिन हर विधिपूर्ण तथ्य सुसंगत नहीं होते हैं लेकिन पूछने की छूट कोर्ट में होती है, यानी कोर्ट उसे मानता है, यानी एडमिट करता है, ग्राह्य करता है। तो मैं कह सकता हूं कि अपवाद के रूप में कि विधिपूर्ण प्रश्न ग्राह्य होते हैं लेकिन सुसंगत हमेशा नहीं होते हैं। उसी तरह से विशेषाधिकृत विषय पे जो विषय होते हैं वो सब सुसंगत होते हैं लेकिन ग्राह्य नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा कि सुसंगतता एवं ग्राह्यता ना तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ना सहविस्तारी हैं, दोनों अलग अलग तथ्य हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सुसंगतता तर्क एवं संभावना पर आधारित होता है जबकि ग्राह्यता विधि के कठोर नियम पर आधारित होता है। ग्राह्य कोई तथ्य तब कहलाता है जब न्यायालय उसे स्वीकार कर ले, सुसंगत तब कहलाता है जब वो विवादक तथ्यों के बारे में उसके होने या ना होने का अनुमान इंगित करता हो।
ठीक, सुसंगतता का उल्लेख धारा 6 से 55 में किया गया है। सुसंगतता का उल्लेख धारा 6 से 55 में किया गया है। और जो सुसंगत होते हैं सामान्यतया वही ग्राह्य होते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन हैं। कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जो सुसंगत नहीं है फिर भी ग्राह्य हो जाते हैं। जैसे धारा 165 और 166 के अंतर्गत न्यायालय को और जूरी न्यायालयों को ऐसे प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी जो विसंगत होते थे। हाँ, ये अलग की बात है कि विसंगत तथ्य को पूछने की तो छूट दी गई है, लेकिन वो जजमेंट के ग्राउंड्स नहीं हो सकते, निर्णय के आधार नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सुसंगतता एवं ग्राह्यता को उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में धारा 5 पर चर्चा करेंगे और उसी क्रम में धारा 6, धारा 7, धारा 8 यानी पूरे रिलेवेंसी को हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। ठीक, हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित हो रही हैं। मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जा रही है। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और अपनी सुविधा अनुसार क्लास को ज्वाइन कर सकता है। हाँ, आप लोगों से जरूर ये गुजारिश है, ठीक है, कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अधिक से अधिक इसको बच्चों को शेयर करते रहिए, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ अधिक से अधिक मिलता रहे और आपको वीडियो तुरंत प्राप्त होता रहे।